ड्रॉपर बैच के बच्चे आप लोग 6 to 7 पेज छोड़ दीजिए और उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा मत छोड़िए, 6 to 7 से काम चल जाएगा। तो बोर मॉडल को हम लोग स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड का एक ड्रॉबैक से, ज़्यादा बेटर वे में आप समझ पाइएगा चीज़ों को। और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए थोड़ा बहुत रिपीटेशन ही रहेगा, क्योंकि इसको हम लोग एक बार थोड़ा बहुत देख चुके हैं। कहाँ पे? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। लेकिन जो 12th क्लास का न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरी तरफ से बिल्कुल फर्स्ट टाइम रहेगा। तो एक्चुअल में रदरफोर्ड का जो कंक्लूजन था उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। सिर्फ डायग्राम बना लीजिए कोई। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड पार्टिकल हो गया। देयर इज एन एक्सेलेरेशन टुवर्ड द सेंटर। और यहाँ पे फिर कौन सा थ्योरी हो गया? मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और वो थ्योरी क्या था? कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर मैक्सवेल के थ्योरी के अकॉर्डिंग होता तो ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ रहता है v²/r, ठीक है, तभी सर्कल में घूमेगा। एटलीस्ट एक एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। तो ये है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। तो उसके अकॉर्डिंग मैक्सवेल के थ्योरी को अगर यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो इसको यहाँ से एनर्जी रिलीज करना चाहिए। और एक थ्योरी है अट्रैक्शन इंक्रीजेज, एनर्जी डिक्रीजेज। तो ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रॉन से अगर एनर्जी आउट हो रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम हो रहा है, तो इसका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए था। और उसके अकॉर्डिंग अट्रैक्शन ज़्यादा मतलब इसका न्यूक्लियस से क्लोजनेस ज़्यादा। और इस तरीके से कंटिन्यूअस इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होते होते अल्टीमेटली इसको न्यूक्लियस में फॉल करना चाहिए था। एग्री? रदरफोर्ड का थ्योरी पे अगर मैक्सवेल का थ्योरी को अप्लाई कर दिया जाए तो ये होना चाहिए था, बट रियलिटी में ऐसा तो होता नहीं है। तो इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये जो बात जो हुआ कि मैक्सवेल थ्योरी को उन्होंने सेटिस्फाई नहीं किया, तो उनका एक ड्रॉबैक रहा। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए बोर मॉडल में कुछ एजम्पशन लिया गया है। समझ में आ गया? करेक्ट है ना? सबको ये बात समझ में आ गया जो मैंने बोला? एवरीवन? चलिए तो लिखिए पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल, मतलब एजम्पशन ऑफ बोर मॉडल। सबसे पहला एजम्पशन क्या है कि बोर मॉडल वैलिड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लिखिए बोर मॉडल इज वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एटम कितना इलेक्ट्रॉन? 1। हीलियम प्लस कितना इलेक्ट्रॉन? ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम 1 इलेक्ट्रॉन आउट हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन? लिथियम 2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन? बेरिलियम 3 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन? बोरॉन 5 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन? बोरॉन 4 प्लस कार्बन
इससे ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। इन सब में टोटल, अगर इन सब पार्टिकल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन 1 है। तो इन सब पे हम लोग बोर मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, जो भी फार्मूला बनाएंगे, ठीक है ना। लिखिए लिखिए लिखिए, भूल जाइएगा। अब नेक्स्ट assumption, an electron moves only in certain circular orbits. इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्टेन को अंडरलाइन कर दीजिए। कॉल्ड अ स्टेशनरी ऑर्बिट, कॉल्ड अ स्टेशनरी ऑर्बिट। उसमें कॉमा, उसके बाद लिखिएगा as long as the electron occupy definite energy level, it does not radiate out energy, it means it does not lose or gain energy. It means it does not lose, radiate out energy. It means it does not lose or gain energy. These orbits are called a stationary orbit. As long as the electron occupy a definite energy level, it उसके पहले क्या लिखवाया था स्टूडेंट, एज लॉन्ग एज से पहले इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्टेन सर्कुलर, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्टेन सर्कुलर डिफिनिट या सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट। चलिए अब इसका मतलब समझ लीजिए, बाकी आप लिख लीजिएगा पॉइंट को। देखिए ये उनका एजम्पशन है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं रहेगा, एक सर्टेन रेस्ट्रिक्टेड ऑर्बिट में रहेगा, एक सर्टेन रेडियस पे रहेगा, राइट। और बाद में वही चल कर क्या बन गया है, मेरा ऑर्बिट नंबर। क्या बन गया है, ऑर्बिट नंबर। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कि कहीं भी घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। बोर मॉडल में या तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 1 में रहेगा, नहीं तो ऑर्बिट नंबर 2 में रहेगा, नहीं तो ऑर्बिट नंबर 3 में रहेगा, नहीं तो ऑर्बिट नंबर 4 में रहेगा, एटसेट्रा। इसी को क्या बोला गया है, सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट, करेक्ट। और जब तक इस सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, तो अभी भी तो ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, और एनी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल शुड बी इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बट यहाँ पे क्या एजम्पशन लिया गया है कि जब सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट में ऑर्बिट नंबर 1, 2, 3 या 4 इसके बीच में कहीं नहीं रहेगा, ठीक है,
उसमें जब तक मूव करेगा तो इवन इफ इट इज एक्सेलेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट नहीं करेगा। तो एक्चुअली जो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा जब तक इसमें रहेगा, इस यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ नहीं, जब तक इसमें घूमते रहेगा तब तक इसका एनर्जी फिक्स्ड रहेगा, जबकि रेडिएट करना चाहिए था, क्योंकि ये है एक्सेलेटेड चार्ज पार्टिकल। बट यहाँ पे एजम्पशन ले लिया गया है। और यहाँ जो स्टेशनरी ऑर्बिट का जो टर्म है, स्टेशनरी किसके लिए डिफाइन किया गया है? क्या इलेक्ट्रॉन रेस्ट में उसके लिए डिफाइन किया गया है या एनर्जी कांस्टेंट आता है उसके लिए? एनर्जी कांस्टेंट था उसके लिए स्टेशनरी टर्म डिफाइन किया गया है। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाकर रेस्ट में है, मोशन में है, बट एक्सेलेटेड होते हुए क्या आउट नहीं कर रहा है? एनर्जी आउट नहीं कर रहा है। दैट्स वाई उस टाइप का ऑर्बिट को हम लोग क्या नाम दे दिए हैं? एक स्टेशनरी ऑर्बिट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया सेकंड पॉइंट? ओके। अब थर्ड एजम्पशन, यहाँ देखिए स्टूडेंट, थर्ड एजम्पशन से पहले एक चीज समझिए, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? आर क्रॉस एफ, करेक्ट। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या पढ़ते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। और टॉर्क का क्लास लेना स्टार्ट कर दिया हूँ तो आप लोग को ज़्यादा पता होगा, 12th क्लास के बच्चे। और आप लोग नहीं जानते तो बस इतना जानिए कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो टॉर्क के जैसा ही ये होता है एंगुलर मोमेंटम। पढ़िए तो, एंगुलर मोमेंटम। इसको पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। इसको मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको क्या पढ़ते हैं? मोमेंट ऑफ मोमेंटम, करेक्ट। तो आर क्रॉस पी, यहाँ पे पी क्या है? एक मिनट, पी क्या है? लीनियर मोमेंटम, करेक्ट। और आर क्या है? आर क्या है? यहाँ पे आर क्या था भाई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं। यहाँ पे कहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? या इसका मतलब आपने अभी तक लेक्चर फॉलो नहीं किया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे है ही नहीं। आर क्या है एवरीवन? आर है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू फाइंड आउट द टॉर्क। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उस पॉइंट से उस पॉइंट तक का पोजीशन वेक्टर जहाँ पे फोर्स लग रहा है। तो रोटेशनल डायनेमिक्स में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक अहम भूमिका निभाता है, राइट, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरीके से यहाँ पे आर क्या है? आर है पोजीशन वेक्टर, यहाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट जहाँ पे आपका पार्टिकल है और वहाँ पे रहकर उसका जो लीनियर मोमेंटम है, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू फाइंड आउट द व्हाट? एंगुलर मोमेंटम। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि मेरा पार्टिकल यहाँ पे है, करेक्ट, और इसका वेलोसिटी इधर है, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? m इंटू वी। यहाँ तक बात समझ में आ गया? लेकिन मुझे इस पार्टिकल का इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो मुझे निकालना है पॉइंट ओ के अबाउट, बट पार्टिकल मेरा पॉइंट पी पे है, बट इसी पार्टिकल का इस पॉइंट के अबाउट मुझे निकालना था। यहाँ से पोजीशन वेक्टर लेंगे, करेक्ट है ना? और ये अगर एंगल थीटा है तो आर क्रॉस पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आर पी साइन थीटा एन कैप। हाँ या ना? आर पी साइन थीटा एन कैप, करेक्ट। और एन का डायरेक्शन मेरे इस डायग्राम में, जस्ट समझाने के लिए कहीं पे कॉर्नर पे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे डायग्राम में आर क्रॉस पी का मतलब आर से पी की तरफ, और जो पी का डायरेक्शन वही रहेगा ना जो वेलोसिटी का रहेगा, राइट। इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड। अगर मेरा पार्टिकल व्हाइट बोर्ड में है, पोजीशन वेक्टर व्हाइट बोर्ड में है, तो मेरा एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन क्या रहेगा? परपेंडिकुलर टू द व्हाइट बोर्ड एंड टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड, राइट। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा एवरीवन? मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर पी साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया? और अगर थीटा का वैल्यू 90 हो गया देन एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा?
आर इंटू पी। थीटा का 90 हो गया तो 0 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, एम वी आर, एम वी आर। यहाँ तक आइए फास्ट। अब 12th क्लास के बच्चे ये सोच कर क्लास मत छोड़ दिया कि अच्छा ये तो पढ़े ही थे 11th में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम उस लेवल का भी करवाया जाएगा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ से ही होगा। यहाँ तक हो गया। चलिए अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि मेरा ए ऑर्बिट नंबर n है, क्या है, और इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, रेडियस r है। इस nth ऑर्बिट में मेरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस सर्कल में, और यहाँ पे इसका स्पीड v है, और इलेक्ट्रॉन का मास दिया रहेगा, और तब मुझे चाहिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट न्यूक्लियस का मैग्नीट्यूड, एंगुलर मोमेंटम अबाउट न्यूक्लियस, करेक्ट। इसको मान लेते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस, करेक्ट है। तो इसके लिए क्या लिखिएगा, आप यही लिखेंगे ना सर, r क्रॉस p कर दीजिए। तो r का तो यहाँ से वैल्यू लेंगे, हाँ या ना, तो इसके बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। तो क्या इसके सुन लिख सकते हैं, आर पी साइन 90, और जो भी साइन 90 एन कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई, आर पी, करेक्ट है। आर पी का मतलब क्या है, एम भी, मतलब एम भी आर। इसका मतलब है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कल, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम है, किसके अबाउट है, न्यूक्लियस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम है एम वी आर। डायरेक्ट मैं चाहता तो एम वी आर लिख देता, पर 2 मिनट वहाँ पे देखे तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो गया, करेक्ट। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बोर मॉडल में अराउंड द न्यूक्लियस का वैल्यू आज के बाद कितना, एम वी आर, करेक्ट है। अब बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ एनी क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनी क्वांटिटी, दिस क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी कोई भी क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है तो उसका बड़ा वैल्यू उसके सबसे छोटे वैल्यू को इंटीग्रल वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है, करेक्ट। तो यहाँ पे बोर मॉडल में एक थर्ड एजम्पशन ये लिया गया है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज क्वांटाइज्ड, विच इज ऑल्सो नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बहुत बड़ा जंक्शन है फार्मूला डेरिवेशन के लिए, लिखे तो हाँ, नेक्स्ट पॉइंट जो भी बनता है लिख लीजिए, जो भी नेक्स्ट पॉइंट बनता है उसको लिख लीजिए स्टूडेंट। लिखिए, व्हेन ए, मैं लिखवाता हूँ, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट, व्हेन an electron moves in a stationary orbit, its angular momentum about the nucleus, its angular momentum about the nucleus is an integral multiple of is an integral multiple of h by 2 pi, an integral multiple of h by 2 pi। यहाँ पे एच क्या है, डिराक सॉरी एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और एच बाई 2 पाई को पता है ना, हम लोग एच क्रॉस भी लिखते हैं, एच बाई 2 पाई ऑल्सो नोन एज व्हाट, एच क्रॉस। लिखिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, एजम्पशन है, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं पता है, बट ये वन ऑफ द एजम्पशन माना गया है। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। This is also known as quantization of angular momentum
इसका मतलब इस एजम्पशन में क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा, जहाँ पे I क्या है, इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू 3 और 4। बाद में पता चला कि जो यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू था वो कुछ और नहीं था, ऑर्बिट नंबर था। ये इंटीग्रल वैल्यू क्या था एवरीवन, ऑर्बिट नंबर, समझे। करेक्ट। तो बताइए किसी भी बोर मॉडल में किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, NH/, तो सबसे इसका मिनिमम एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2 और उससे बड़ा 2h/2, उससे बड़ा। इसका मतलब है कि आप सबसे छोटे वैल्यू, कोई बड़ा एंगुलर मोमेंटम के लिए सबसे छोटे वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रल वैल्यू से। करेक्ट। और इसी यही तो थ्योरी था क्वांटाइजेशन का। कोई भी क्वांटिटी क्वांटाइज है, उसका डिफिनेशन क्या था कि उसका बड़ा क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए उसको सबसे छोटे क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू से या इंटीग्रल वैल्यू से, इंटीग्रल वैल्यू से। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब सबसे खास बात है, यहाँ देखिएगा, एक मिनट यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, बोर मॉडल में हाइड्रोजन का थर्ड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन का, 3h/2, और हीलियम प्लस का थर्ड ऑर्बिट में क्या रहेगा। तो कुछ ऑब्जर्व किया है कि ये जे एटॉमिक नंबर से इंडिपेंडेंट है, एटॉमिक नंबर से क्या है, इंडिपेंडेंट है। हाइड्रोजन का और हीलियम प्लस का या इवन लिथियम 2+ का किसी का भी एंगुलर मोमेंटम थर्ड ऑर्बिट में डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। इसमें तो जेड आ नहीं रहा है, यहाँ पे इस फार्मूला से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब बोर मॉडल में एंगुलर मोमेंटम किसी ऑर्बिट में इंडिपेंडेंट ऑफ जेड है। राइट। एक लाइन लिख लीजिए, कहीं पे ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा। मैं लिखवाता हूँ, फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंगुलर मोमेंटम इन एनी ऑर्बिट angular momentum in any orbit are same even if atomic number are different, but this is valid only for what, one electron system, बोर मॉडल के लिए assumption है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, एल के लिए लिख सकते हैं MVR, एल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, MVR इक्वल टू व्हाट, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे भी अगर मुझे इस चीज़ का रिक्वायरमेंट अगर होगा तो इसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ देखिए सब लोग, मान लेते हैं कि R मुझे पता रहेगा, ध्यान सुनिएगा, R पता रहेगा तो क्या यहाँ से V निकल जाएगा, R अगर पता रहेगा तो क्या निकल जाएगा, भी निकल जाएगा। करेक्ट। या अगर R पता रहेगा तो क्या M भी निकल जाएगा। करेक्ट है। बाकी कुछ और एजम्पशन आएगा, लेकिन उसका अभी राइट टाइम नहीं है, तो अभी इतना ही एजम्पशन से लेकर चलते हैं, काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखें, ये है ऑर्बिट नंबर n, करेक्ट, और इसका रेडियस है r, और वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोला हूँ, वन प्रोटॉन सिस्टम नहीं। क्या बोले हैं, इलेक्ट्रॉन वन रहेगा, प्रोटॉन तो एक से ज़्यादा भी रह सकता है। इसका मतलब जेड डिफरेंट हो सकता है। मान लेते हैं कि मेरा ये जो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसका एटॉमिक नंबर जेड है, कितना है, तो भाई इसके न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन, सर जेड प्रोटॉन रहेगा, हाँ या ना। एटॉमिक नंबर जेड है तो एटॉमिक नंबर डिफिनेशन भी वही था। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का क्या क्या एनर्जी हो सकता है, एनर्जी के नाम पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन भी तो हो रहा है, तो अट्रैक्शन रहेगा तो एक तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अट्रैक्शन और रिपल्सन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी
और साथ में स्पीड भी है, तो क्या रहेगा? इसका मतलब एनर्जी के नाम पर इस इलेक्ट्रॉन के पास दो ही एनर्जी है। कौन कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ देखें सब लोग इस पे इस इलेक्ट्रॉन पे ए न्यूक्लियस एक फोर्स लगा रहा है, फोर्स टुवार्ड द सेंटर। और कोई भी फोर्स टुवार्ड द सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड टुवार्ड द सेंटर, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं राइट। फोर्स टुवार्ड द सेंटर इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन टुवार्ड द सेंटर। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड टुवार्ड द सेंटर क्या रहेगा एवरीवन? 1 डेरिवेशन पे ध्यान दीजिएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई व्हाट? R स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। करेक्ट है ना? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 मान लेते हैं इसका और Q2 मान लेते हैं इसका, तो क्या इसका लिख सकते हैं? अब प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड बाई डिफरेंट या सेम? सेम रहेगा। तो क्या आप Z इंटू ई बोल दें प्रोटॉन के चार्ज के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए? करेक्ट। और डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो ZE स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। यहाँ तक जल्दी से है। R से R कैंसिल कर सकते हैं? हो गया ना? mv स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? दो से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ। 12th क्लास के बच्चे थोड़ा मार्क्स ऊपर नीचे होते रहेगा, उसके लिए अभी फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, बहुत बिग टाइम है। एक टेस्ट आपका करियर डिसाइड नहीं करेगा, बट लगे रहिए। बट हाँ, कंटिन्यूअस टेस्ट में फिर कम मार्क्स नहीं आना चाहिए। कम बैक करना सीखिए और बढ़िया से मेहनत कीजिए। कहीं ना कहीं जो आपका बिग पॉइंट है, स्पीड का मैटर है, या आप ओवर बर्डन लेते हैं, सोशली प्रेशराइज रहते हैं कि हाँ मार्क्स कम आ रहा है, पता नहीं सामने वाला क्या बोला गया, उन सब से ऊपर उठ के आप टेस्ट को सही तरीके से एंजॉय कीजिए। मतलब मार्क्स लाकर खुशी होना चाहिए, नहीं कि मुझे दिखाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए। तो मेरे तरफ से बिल्कुल फ्री माइंड से टेस्ट बैठ, लेकिन टेस्ट में अपना 100% दीजिए। मतलब टेस्ट के टाइम पर 100% इन्वॉल्व, ऐसा नहीं कि एकदम प्रेशर में आए हुए हैं, वो कीजिएगा, बहुत ख़राब परफॉर्मेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट? ZE स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। करेक्ट है ना? तो देखिए मैंने फोर्स का फार्मूला लिखा, वहाँ से इसका लाभ उठा लिया। अरे यही तो मेरा काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए ये लिख सकते हैं ZE स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। बॉक्स में लिख लीजिए। एक फायदा हो गया। चलिए स्टूडेंट, ZE स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इक्वल टू mv स्क्वायर आया ना? v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ZE स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr रूट ओवर, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से v भी तो निकाल सकते हैं। चलिए लिखते जाइएगा, लिखते जाइए। मैंने इसको दोबारा लिखा, ठीक है? अब यहां देखिएगा, कोई पार्टिकल सर्कल में घूमते रहता है तो v इक्वल टू आर ओमेगा भी होता है, पता है कि नहीं? इफ एनी पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल, सर्कुलर मोशन में, तो v इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। यहाँ पे r क्या है? रेडियस, ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड, राइट? इसके v के बदले आर ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे v के बदले अगर आर ओमेगा लिखिएगा तो इसको आप
ये भी लिख सकते थे, m ओमेगा स्क्वायर r, फोर्स टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू v स्क्वायर बाई r भी होता है और ओमेगा स्क्वायर r भी होता है। इसमें v के बदले अगर पुट करेगा तो यही नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक फ़ायदा तो ये भी तो हो सकता है ओमेगा के लिए, तो ओमेगा क्या नजर आएगा, जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यू हो जाएगा ना एवरीवन, पावर हाफ। करेक्ट है, सही है। चलिए अब नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल का फार्मूला बोलिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड इंटू ई, ये प्रोटॉन के बाद लिख दिए। अब इसमें मॉडल्स नहीं लेते हैं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अलजेब्राइक क्वांटिटी है, राइट। तो पुट द वैल्यू विथ प्रॉपर साइन, माइनस ई बाई आर कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एग्री, जो भी इसका इक्वेशन रहेगा देख लीजिएगा। अब आप काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी कितना आया था एवरीवन, करेक्ट। यहाँ देखिएगा आपके सामने काइनेटिक एनर्जी का भी एक्सप्रेशन है और पोटेंशियल एनर्जी का भी है। तो क्या मैकेनिकल एनर्जी लिख सकते हैं, मतलब टोटल एनर्जी ई टोटल, ये जो ई टोटल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का मैकेनिकल एनर्जी, वो क्या है इलेक्ट्रॉन का दोनों को ऐड कर सकते हैं आप लोग। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जोड़कर देखिए तो कितना आता है, जोड़िए, इसको ऐड कर सकते हैं ना, माइनस जेड ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एग्री ना, यहाँ तक हो गया एवरीवन। कहाँ पे डाउट लग रहा था, कहाँ पे एम बी एस पर मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, एक मिनट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये मैंने क्या लिखा, फोर्स का मैग्नीट्यूड टुवर्ड द सेंटर इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर। चलिए इस बॉक्स को देखिए, इस बॉक्स को देखिए, इस बॉक्स को देखिए। अब आप लोग को तो एक बार पढ़ाए हुए हैं, ऑब्जर्वेशन बताइए, उससे लाभ मिलेगा। ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि सर काइनेटिक एनर्जी, एक मिनट रुकेगा, पहला ऑब्जर्वेशन तो यह है कि बोर मॉडल में आइडियली एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। यहाँ देखिए लिखवा दूंगा, बोर मॉडल में टोटल एनर्जी ऑलवेज क्या रहेगा, नेगेटिव, और मैक्सिमम एनर्जी रहेगा जीरो। मैक्सिमम एनर्जी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। करेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन एक मिनट, बट इसका ऐसे रफली ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, बट लगता है कि इसका ग्राफ बिल्कुल कंटिन्यूअस रहेगा। भाई आर का वैल्यू कंटिन्यूअस है क्या,
2 मीटर के बाद क्या 3 मान 2 मीटर के बाद 3 मीटर, तो 2 मीटर 3 मीटर के बीच में गैप है ना। ऐसे तो एक ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो सर एक ग्राफ तो ऐसा रहना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, हाँ या ना। टोटल एनर्जी वर्सेज आर का ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए तो ऐसा रहेगा, करेक्ट। बट एक ग्राफ क्या कंटिन्यूअस रहेगा या डिसकंटिन्यूअस रहेगा? नेचर सेम रहेगा बट डिसकंटिन्यूअस, बस पॉइंट नजर आएगा, करेक्ट। ऐसे ऐसे जाएगा नहीं। तो सही से लॉजिकली बात किया जाए तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या कंटिन्यूअस नंबर है या डिसकंटिन्यूअस नंबर है? ऑर्बिट नंबर 1 का रेडियस, ऑर्बिट नंबर 2 का रेडियस, ऑर्बिट नंबर 1 और ऑर्बिट नंबर 2 के बीच में आर का रहेगा वैल्यू, क्या वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा? वो तो सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड ऑर्बिट में है। आप लोग समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोल दिया? ओके, बट फिर भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एनीवे, तो पहला तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का बोर मॉडल टोटल एनर्जी ऑलवेज निगेटिव रहेगा। इसका मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकता है? कोई भी जीरो किसी भी निगेटिव वैल्यू से बड़ा ही होगा, राइट। तो टोटल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू बोर मॉडल में 0 और मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी। हालांकि -इन्फिनिटी होने का चांस है नहीं क्योंकि रेडियस 0 होगा नहीं, करेक्ट। रेडियस 0 यहाँ पे नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ देखिएगा, दूसरा ऑब्जर्वेशन, बोर मॉडल में पोटेंशियल जी ऑलवेज निगेटिव रहेगा और पोटेंशियल का मैक्सिमम वैल्यू 0 रहेगा, करेक्ट। ऑलवेज निगेटिव रहेगा क्योंकि ये पूरा क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव, और आगे में क्या लगा हुआ है? निगेटिव। थर्ड ऑब्जर्वेशन, समझ मैं लिखवा दूंगा इन सब पॉइंट को, मतलब इसको ABC करके लिखवा देंगे कि ऑब्जर्व मैंने क्या किया। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है या सेम है? सेम है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड, हाँ या ना। इस बॉक्स और इस बॉक्स को कंपेयर करने के बाद एवरीवन बोल सकते हैं ना। और इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, एक साथ हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस बॉक्स एंड दिस बॉक्स, ये ऑब्जर्वेशन हुआ। अब इसका लाभ कैसे उठाइएगा? यहाँ देखिए कैसे लाभ उठाइएगा। मान लेते हैं कि मैंने कल के डेट में आपको बता दिया, सपोज कीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। ड्रॉपर बैच के बच्चे ध्यान सुनिएगा कि मान लेते हैं कि टोटल एनर्जी है, सपोज कीजिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का, किसी भी इलेक्ट्रॉन का कहीं पे टोटल एनर्जी कितना है? -13 आप लोगों को पता है कि एनर्जी ऐसा होता है, राइट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तब पूछा उसी इलेक्ट्रॉन का जहाँ पे अभी वो है काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो मॉडुलस ले लेंगे, ET का क्या मॉडुलस कितना हो जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। और तब पोटेंशियल पूछेंगे तब क्या बोलिएगा? तब पोटेंशियल के लिए क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, मैग्नीट्यूड सिर्फ अभी बोले हैं, राइट। तो कितना हो जाएगा? 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट ये पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड है भाई, मैंने आपसे पोटेंशियल जी पूछा है, तो बोर में पोटेंशियल क्या रहेगा? निगेटिव। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0। बट जीरो होने के लिए उसका टोटल एनर्जी भी यहाँ पे देखिएगा, जीरो होने के लिए तो बहुत डिफिकल्ट कंडीशन है, R टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे जीरो का कंडीशन तो है नहीं। तो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड अगर मिल रहा है तो उसका साइन क्या दीजिएगा? ये तो मैग्नीट्यूड बताया ना, बट उसका साइन क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है या निगेटिव रहता है? निगेटिव रहता है। तो इस चीज़ का हम लोग लाभ उठा लिए, करेक्ट। एक इन्फॉर्मेशन अगर कहीं से ऐसा पता चल जाए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर टोटल -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसी इन्फॉर्मेशन से काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। डेरिवेशन मैंने ऑब्जर्व किया, उसी इन्फॉर्मेशन से काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा और उसी इन्फॉर्मेशन से पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा। बाद में हम लोग पोटेंशियल का साइन डिसाइड कर लेंगे। और साइन यहाँ पे पहले ही बोल चुके हैं कि बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज निगेटिव होता है, और एक सिचुएशन जहाँ पे R इक्वल टू इन्फिनिटी होता है वहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट है ना। चलिए पहले एग्जांपल लिखिए।
हो गया, एक लाइन नोट करके लिखिए। इन बोर मॉडल पोटेंशियल एनर्जी is always negative except when r equal to infinity, except when r equal to infinity it is equal to 0। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का बोर मॉडल मैक्सिमम वैल्यू कितना रह सकता है? 0। करेक्ट है ना? कितना रहेगा? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0 जूल बोल सकते हैं आपसे। उसी तरीके से टोटल एनर्जी के लिए भी लिख लीजिए। इन बोर मॉडल टोटल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव इन बोर मॉडल टोटल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव एक्सेप्ट इट इज व्हेन आर इक्वल टू इन्फिनिटी इट इज 0। इसका मतलब टोटल एनर्जी का भी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा? और ये कब मिलेगा? जब R इक्वल टू क्या रहेगा? इन्फिनिटी। टोटल एनर्जी का भी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा? 0। कब रहेगा? जब R टेंडिंग टू व्हाट? अब यहाँ देखिएगा, बोर मॉडल का एक और एजम्पशन क्या है? प्रैक्टिकली कितना ऑर्बिट हो सकता है? पीरियड टेबल में 7 पीरियड है और हर पीरियड एक ऑर्बिट नंबर को बताता है, तो वहाँ तो प्रैक्टिकली 7 है, बट बोर मॉडल में कितना ऑर्बिट माना गया है? इनफाइनाइट। तो ये भी एक एजम्पशन मान सकते हैं कि बोर मॉडल में हाइपोथेटिकली बहुत सारा ऑर्बिट माना गया है। तो बहुत सारा में कितना? इनफाइनाइट ऑर्बिट। कहीं पे एक लाइन लिख लीजिए, काम देगा। यहाँ तक आ गए एवरीवन? चलिए टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आया है? 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² R। करेक्ट? तो R increases, what about total energy? Also increases। -2 बड़ा या -4 बड़ा? इस वजह से निगेटिव लगने की वजह से ऐसा मैंने बोल दिया, राइट? यहाँ पे R इंक्रीजेज, टोटल एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजेज। करेक्ट है? लेकिन अगर ए बोलेंगे R इंक्रीजेज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी, तब क्या बोलते हैं? डिक्रीजेज। दोनों अलग अलग सेंस चल रहा है, ठीक है? चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा। ए तो समझ में आ गया कि और R ज़्यादा तो टोटल एनर्जी ज़्यादा, ये समझ में आ रहा है। करेक्ट? इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी और आर का कुछ रेसिप्रोकल टाइप का रिलेशन है, हालांकि ड्यू टू नेगेटिव साइन डायरेक्टली हो गया है, बट इस टाइप का रिलेशन है आर का। लेकिन यहाँ इन्वर्सली नहीं, यहाँ पे उसको मैग्नीट्यूड के लिए इन्वर्सली बोलेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए क्या बोलेंगे? इन्वर्सली। लेकिन टोटल एनर्जी का ऑर्बिट नंबर के साथ रिलेशन पता है आपको? यहाँ पे एन का वैल्यू इन्वॉल्व हुआ है, आर के साथ आपने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, बट टोटल एनर्जी का एन के साथ क्या वेरिएशन होगा वो आपको अभी पता नहीं है। करेक्ट? लेकिन अगर आर को हम लोग एन के टाइम में रिप्रेजेंट कर दें, अगर आर को एन के टाइम में रिप्रेजेंट कर दें और उस आर को यहाँ पर प्लेस कर दें, तब तो पता चल जाएगा। करेक्ट है? चलिए अब फिर से हम लोग नया स्टेप लेते हैं। यहाँ देखिए डेरिवेशन देखिएगा, क्या ए लिख सकते हैं वन ऑफ द एजम्पशन ऑफ बोर मॉडल? एम वी आर इक्वल टू NH/2 पाई। दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन ऑफ
एंगुलर मोमेंटम। और भाई ये लिख सकते हैं mv²/r। ऑनलाइन के स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? लिख सकते हैं ना? मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स। फोर्स इक्वल टू मास इंटू, मैं उल्टा करके लिख दिया किसी पर्पस के लिए, लिख तो सकते हैं। चलिए अब इक्वेशन फर्स्ट को दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए और सेकंड से डिवाइड कीजिए। लिखिए स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड डिवाइडिंग बाय सेकंड। स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड डिवाइडिंग बाय सेकंड। स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड डिवाइडिंग बाय सेकंड। चलिए क्या होगा स्टूडेंट, जरा बताइए। m² v² r², mv²/r इक्वल टू n² h²/4π² डिवाइड बाई ZE²/4πε0 r²। यहाँ से a तो कैंसिल हो जाएगा और r को लेफ्ट में रखिए। अब बाकी सारे क्वांटिटी को राइट में लेके जाइए। r को लेफ्ट में, अब बाकी सारे क्वांटिटी को राइट में। कर सकते हैं आप लोग? r इक्वल टू क्या आएगा? देखिए तो यही आया है। ए बोर मॉडल में रेडियस का n के साथ और रेडियस का एटॉमिक नंबर के साथ रिलेशन आ गया। करेक्ट है ना? और इसमें यहाँ देखिएगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो वेरिएबल है या बिल्कुल कांस्टेंट क्वांटिटी है। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी, प्लैंक कांस्टेंट कांस्टेंट क्वांटिटी, पाई भी कांस्टेंट है, m का वैल्यू भी कांस्टेंट है और e का वैल्यू भी कांस्टेंट है। करेक्ट? इसका मतलब r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? z। देखिए यहाँ तक। बट डेरिवेशन यहाँ से किए हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए, एक मिनट, आपने कुछ ऑब्जर्व किया? सर डेरिवेशन तो देख रहे हैं। एन किसके वजह से इन्वॉल्व हो पाया, अदरवाइज नहीं हो पाता? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से। एन को इन्वॉल्व करने के लिए एक अजम्पशन का आपने हेल्प लिया है, जिसका नाम क्या है? अदरवाइज एन इन्वॉल्व होने का चांस था? बोलते ही नहीं, ऑनलाइन के बच्चे बोलते ही नहीं हैं। आज जल्दी छोड़ दूंगा, थोड़ा बोला कीजिए। और 12th क्लास के बच्चे, कोई मतलब कल का क्लास के लिए छुट्टी दे दिया जाए? इस बात पे भी नहीं बोलेंगे, डिस्कशन ही नहीं करते हैं, सब एक दूसरे पे छोड़ देते हैं। एक काम करते हैं, कल सुबह कोई क्लास नहीं रखते हैं, क्योंकि 4 बजे सुबह क्या रहता है, आग वगैरह जलाने का कार्यक्रम, और तो 10 बजे तक ठीक ठाक रहेगा। कल शाम में ऑर्गेनिक कर लेते हैं, शाम तक तो आराम से कर सकते हैं खाना वाना खाकर। ठीक है, ड्रॉपर का छुट्टी रहेगा, एब्सोल्यूट हॉलीडे। अगर मुरली सर आ गए तब तो मैथ का क्लास सिर्फ लगेगा। ठीक है, ये लोग ड्रॉपर में 5-6 लोग मैथ वाले हैं, तो 6 का ही ग्रुप है और दे आर सो ओबीडिएंट और बहुत डिसिप्लिन और बहुत क्लास टेंटेटिव करते हैं, बंक नहीं लगाते हैं। कुछ 6 में बंक लगाने में पता चल जाएगा। दिक्कत के साथ ये हो गया है
कि 10 20 30 रहता है ना, तो हाँ एक नहीं भी है तो पता नहीं चल रहा है। बट जहाँ पे गिनकर ही 6 7 हैं तो उसमें तो 2 अगर बंक ही लगा दिए, 3 बंक लगा दिए, इसलिए वो उसमें बंक नहीं लगा सकते हैं। ये भी एक रीज़न है। तो समझते हैं 6 में से 2 गायब हो गए, जैसे एक अटेंडेंस में थे, एक मैं तो 2 दिखाता हूँ ना वहाँ से और एक यहाँ से, और 3 हैं, 2 मैं ही हूँ, एक को पढ़ा रहे हैं। चलिए भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। एन किसके वजह से इन्वॉल्व है, मार्केबल पॉइंट, इससे बड़ा क्वेश्चन बनेगा। आप वहाँ जो क्वेश्चन देखे वो नहीं, जेई मेन का पूछा हुआ तरीका कि कैसे पूछा जाता है, आई एन को कैसे इन्वॉल्व करते हैं, इसके हेल्प से एन को इन्वॉल्व करते हैं। तो किसी क्वेश्चन में अगर इसका रिक्वायरमेंट, अगर मैंने किसी क्वेश्चन में ऐसा सेट कर दिया कि एनर्जी का एक एक्सप्रेशन है और आपको क्वांटिटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करते हुए फिर वैल्यू बताना है, तो क्वांटिटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करना मतलब एम वी आर इक्वल टू NH/2π का आप हेल्प ले सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। करेक्ट है। इसी की वजह से एन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, अदरवाइज एन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। करेक्ट है ना स्टूडेंट। चलिए यहाँ देखिए, लेकिन नहीं लगता है कि ये है पैरामेट्रिक फॉर्म, थोड़ा डिफिकल्ट है रटने में, तो ये तो आने का चांस 1% है, लेकिन फिर भी रेडी रहेंगे लिखकर। मान लेते हैं डेरिवेशन का क्या है, सपोज कीजिए यहाँ देखना है डेरिवेशन का ये है ना कि डेरिवेशन पे यहाँ पे इतना 2 मिनट से इसी पे रुके हुए हैं कि आप देखिए इसको। इसका मतलब ये है कि भाई बाई चांस आप ये फॉर्म भूल गए एग्जाम में, तो ये तो पता रहेगा ना कि 2 ही चीज़ को तो अप्लाई करके फार्मूला पे आया गया था, एक MVR इक्वल टू NH/2π इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स। और यहाँ पे यहाँ से लिखते हैं आपको 1 सेकंड 10 सेकंड, अगर भूल भी गए तो 10 सेकंड का डेरिवेशन है, यहाँ तक आ सकते थे। तो डेरिवेशन से यह फ़ायदा होता है कि कभी लगता है कि नहीं मैं बना सकता हूँ, मुझे पता है, और फार्मूला भूल रहे हैं, तो डेरिवेशन कर लीजिए साइड में अगर टाइम है तो। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब n का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 1, तो क्या बोलिएगा, क्या पढ़िएगा। n का वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, और z का वैल्यू 1 हाइड्रोजन। z का वैल्यू 1, एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है भाई, हाइड्रोजन। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ। तो अगर इस फार्मूला में अगर ये अप्लाई कर दिया जाए, अब आप लोग को लाइफ आसान करते हैं, तो क्या होगा, इसका नाम बोल रहे हैं R0। आज के बाद क्या रहेगा, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और जिनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है वो सारा वैल्यू इसमें पुट करके वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे, क्रॉस चेक करके कितना वैल्यू होता है। 0. क्या, वेरी गुड, 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। आप लोग सही बोल रहे हैं ना। एक बार ऐसे मैं मिलाता हूँ, इतना ही वैल्यू है, 99% श्योर, हाँ 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए आपको नहीं लगता, तो ये एक्चुअली किसका वैल्यू था, उस ब्रैकेट का वैल्यू था। एक क्या कहलाएगा आज के बाद, मेरे लिए स्टैंडर्ड एक वैल्यू हो गया। तो अब अब R0 हम लोग को पता है, ये ब्रैकेट का वैल्यू R0 है। तो R0 के टर्म में तो फार्मूला कितना आसान हो गया। ये तो नीट के लिए आप पक्का रट के रख सकते हैं, और रटना डिफिकल्ट था, बट ये तो रट सकते हैं ना, R इक्वल टू R0। इस R0 के अंदर n नहीं है, उस R0 के अंदर n था, ब्रैकेट का वैल्यू है, राइट। तो R इक्वल टू R0 n²/z। तो इस पे अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाएगा फाइंड द थर्ड रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, निकल जाएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू 3 और z का वैल्यू 2 हो जाएगा ना। फाइंड द रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ C5+, कार्बन 5+, निकल जाएगा ना। z का वैल्यू कितना 6 और n का वैल्यू 5, बाकी कैलकुलेशन हो जाएगा। तो क्या इस पे बच्चा टाइप 11th क्लास के बच्चों जैसा क्वेश्चन करवाने का रिक्वायरमेंट है कि इसका रेडियस निकालिए, इसका रेडियस निकालिए, हाँ ना बोलेंगे नहीं, हो जाएगा ना क्वेश्चन। जैसे 11th क्लास में इस पर 10 क्वेश्चन करवाते हैं ताकि उनको अच्छा फील होते रहे। बट आपसे तो निकल जाएगा, आप लोग 11th में तो करवाए थे क्वेश्चन, इसका निकालिए, इसका रेडियस, इसका रेशियो बताइए, इसका रेशियो बताइए। बट लास्ट में इस पर कुछ प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है।
11वीं क्लास में तो यहाँ तक आने में 2 क्लास ले लेते हैं, राइट, जो कि 45 मिनट्स का गेम है। चलिए यहाँ तक आ गए। अब यहाँ देखिए, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, बोलना है 1/4πε0 ZE² 8πε0 ZE² R, करेक्ट। यहाँ देखिए R का पैरामेट्रिक फॉर्म में फार्मूला बताइए, पैरामेट्रिक फॉर्म जो लिख ε0 H² पाई M E²। ये पता है ना कि E² किसकी वजह से आ रहा है, किसकी वजह से, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक प्रोटॉन, इस बात को याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से एक। E² पूरा इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं आया है, E × E हो गई E² बना है, जिसमें एक प्रोटॉन था की वजह से था, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से था, n²/z। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे R के बदले अगर हम लोग R को इन टर्म्स ऑफ n लिख दिए तो टोटल एनर्जी भी इन टर्म्स ऑफ n आ गया। कितना हो जाएगा, ET इक्वल टू बोलिए 8πε0 का स्क्वायर H², करेक्ट। और ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा, πm e⁴, करेक्ट है ना। और z और z क्या हो जाएगा, Z² n²। देखिए तो सही है या कहीं पे मिस्टेक हो गया है, पाई कैंसिल होगा, बट कभी कभी कुछ चीज़ों को जानबूझ के रखा जाता है। एक काम कीजिए, पाई को हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे और 2π से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2π नीचे भी 2π से मल्टीप्लाई कीजिए। आज जो 12th क्लास में मुझसे पढ़े हैं, 11th में पढ़े हैं, उनको पता होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। आप ऊपर नीचे 2π से मल्टीप्लाई कीजिए, 2π² m e⁴, और इतना हो जाएगा देखिए स्टूडेंट, ये टोटल एनर्जी का फार्मूला पैरामेट्रिक फॉर्म में रटने के लिए सिमेट्रिकल बनाया मैंने जानबूझकर। अब आपको ये याद रहेगा कैसे, -1/4π का होल स्क्वायर 2π² m e⁴/h²। और अगर रेडबर्ग कांस्टेंट का रहता तो क्या होता, 1/4π का होल स्क्वायर 2π m e⁴/hq⁻c, क्या आ जाता, hq⁻c। ठीक है, तो ये मैंने फार्मूला को जानबूझ के क्या बनाया, ये तो बिल्कुल आप याद रहेगा कि 1/4π का होल स्क्वायर हो जाता है 2π² m e⁴/h², Z² n²। इसलिए सिमेट्रिकल फार्मूला मैंने बना दिया। इस फॉर्म में आप इसको रट सकते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में रटने के लिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए, n का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 1,
तो क्या इसको कहिएगा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तब ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इस कंडीशन के लिए अगर निकाल लेंगे तो ये रहेगा, पढ़िए, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और स्पेशली साहिल और सनी के लिए मैं काम दे रहा हूँ कि जेड का वैल्यू 1 और एन का वैल्यू 1 पुट करके बाकी इस ब्रैकेट का मिडिल ब्रैकेट जो है उसमें सारा क्वांटिटी नोन है, बोलेंगे ही नहीं। एन का वैल्यू नोन है ना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, सारा वैल्यू ऐसा सिस्टम में ले लीजिएगा। ई के पावर 4 भी कर लीजिएगा, 1.6 इंटू 10⁻19 का पावर 4। एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 का स्क्वायर। अब इतना आसान कैलकुलेशन करने के बाद जो सारा वैल्यू किस में आएगा, ऐसा सिस्टम है तो जूल में, और जूल में कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर लीजिएगा। तब जो वैल्यू आएगा वो -13 ये समझ में आएगा कि कैसे कहाँ से वैल्यू आया है, ये कौन सा वैल्यू है, जूल में लाने के बाद कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। इसलिए किसी को डाउट है तो घर पे बैठ के इसमें काम कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट इसको रट सकते हैं, ठीक है। तो मेडिकल के बच्चे, आपका इस फॉर्म में तो एग्ज़ाम में आने का चांस बहुत कम है, 1%, और इस फॉर्म में पूछने का चांस 99%। तो ये तो रट पाएंगे, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -13.6 Z²/n²। इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे टोटल, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे टोटल एनर्जी और एन का रिलेशन पता चल गया। तो हम लोग को टोटल एनर्जी और आर का रिलेशन भी पता चल हो गया, और टोटल एनर्जी और एन का भी। बट एन किसके वजह से आया, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसको अप्लाई नहीं करता तो एन इन्वॉल्व नहीं हो पाता। हो गया, चलिए किसका किसका फॉर्मूला निकाल लिया, आर का और टोटल एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ एन। अब आते हैं mvr इक्वल टू NH/2π, करेक्ट। यहाँ देखिए mvr इक्वल टू, तो v इक्वल टू लिख सकते हैं NH/2πmr, लिख सकते हैं ना, v इक्वल टू, भाई तो v और n के बीच में क्या रिलेशन, v और n के बीच में क्या रिलेशन, गलत, r के अंदर भी n है, उसको भूल गए, r के अंदर भी तो n है, यस। जब v और n का जब पूछेंगे तो वहाँ पे सारा कुछ कांस्टेंट रख के n सिर्फ लेकर आएंगे, राइट। इसका मतलब है कि v इक्वल टू NH/2πm, और r के बदले क्या लिख सकते हैं, R0 n²/z, है ना। r इक्वल टू, अभी तो डिराइव किए थे, R0 n²/z, तो v इक्वल टू, बट R0 के अंदर n नहीं था, R0 के अंदर वो एक कांस्टेंट वैल्यू था, ठीक है। तो कट कुट के कितना हो जाएगा, h/2πmr0 z/n। अब बोलिए v और n में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली इनवर्सली, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, n। अब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। यहाँ से आपने क्या सीखा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, एक मिनट इधर देखिए, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से n का वैल्यू ज़्यादा मतलब डिस्टेंस ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा उसका स्पीड उतना ही कम होते जाएगा। और अगर n का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया तो स्पीड बिकम्स व्हाट, 0, करेक्ट।
इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास आएगा उसका स्पीड उतना ही होना भी चाहिए। पास आएगा तो क्यों ज़्यादा स्पीड होगा? क्योंकि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करना पड़ेगा, v²/r, राइट। और जेड ज़्यादा तो स्पीड ज़्यादा, जेड कम तो स्पीड कम, करेक्ट है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये सीखे, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। जस्ट इस टॉपिक को स्टार्ट करना था तो मैंने स्टार्ट कर दिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।